स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार, आप सभी का आवाज इंडिया के आवाज विशेष इस कार्यक्रम में। इस वक्त हम लोग संविधान चौक में और जिस तरह से 12 फरवरी से महाबोधि महाविहार में जिस तरह का आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई है, लेकिन उस आंदोलन के ऊपर किसी तरह की कोई भी चर्चा सरकार करना ही नहीं चाहती। कुछ बौद्ध भिक्षुकों के ऊपर जबरन कुछ आरोप लगाए गए, उन्हें गिरफ्तार किया गया। वहां पर कुछ असंवैधानिक लोग आकर जय श्री राम के नारे लगाए और यहाँ से जाने वाले जितने भी भीम अनुयायी थे, जितने भी बौद्ध अनुयायी थे, उनके ऊपर उन्होंने हाथ उठाए, उनके ऊपर उन्हें मारा गया। इन सारी चीज़ों का विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर भिक्षुक संघ और साथ में कई सारे उपासक उपासिकाएं बैठी हुई हैं। महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए जो लड़ाई चल रही है, पुरानी लड़ाई कि जोर पकड़ती जा रही है। जैसे जैसे लड़ाई को जोर पकड़े तो काउंटर रिवॉल्यूशनरी लोग तो सजग होंगे। हाँ। अभी क्या है कि जबरदस्ती उतना बड़ा पता कि बुद्ध जयंती के अवसर में इतनी भीड़ इकट्ठा होने वाली। सरकार को कुछ कम से कम संज्ञान लेगी, लेकिन संज्ञान नहीं लिया और नहीं लेगी। अब पता नहीं सुरेश ससाई जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चला परसों आर्गुमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी तारीख दी 29 जुलाई की। हम बिल्कुल आशावादी नहीं है, रंच मात्र नहीं। लोग आश्वासन भी दे लेकिन पूरा नहीं करते और सुप्रीम कोर्ट के तरफ से न्याय दिलवाने की कोशिश भी करेंगे तो और भी दंगाई करेंगे। मतलब हिंदू मुस्लिम रह करके वह मस्जिदें तोड़ेंगे, मंदिर तोड़ेंगे। जैन मंदिर तोड़ लिया, वह नासिक की मस्जिद तोड़ी है। अभी उत्तराखंड में बुलडोजर और भी चलाया। मतलब जब खन्ना जी थे सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जानबूझकर उन्होंने किया ये सब मस्जिदा तोड़ना बंद करो, फिर भी उनके जाने के दूसरे दिन ही वह उत्तराखंड में वह मस्जिद तोड़ी गई इल्लीगली। तो जानबूझकर मस्जिदों में ये वक्त भी इसलिए राह देख रहा है, मस्जिदों में वो बमनों को रखेंगे, मंदिरों में रखेंगे, बुद्ध विहारों में रखेंगे, वो गिरजाघरों में भी रखेंगे, अन्य सभी संप्रदायों के धार्मिक अल्पसंख्यकों के वो मंदिरों में रखना चाहते हैं। मतलब संविधान का जो मूल 25-26 का जो कलम है ना, तो उसका अंत करना चाहते हैं वे लोग हैं। तो इसीलिए वो हरकतें। लेकिन बंदे जी, हम लोग देख रहे हैं कहीं तो भी सीजीआई की जो पोस्ट पर जो व्यक्ति बैठे हैं वो अम्बेडकराइट व्यक्ति है और उनसे तो कुछ उम्मीदें की जा सकती है। उम्मीदें की जा सकती है, लेकिन चर्चा ऐसी चल रही है कि हम बराबर भी है। संसद बड़ी होती है, संसद के निर्णय अहम होते हैं, लेकिन जब कई सुप्रीम कोर्ट में भी संविधान के दायरे में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत पावर है। अगर संसद मानो संविधान के मूलभूत अधिकारों को अगर धक्का देने वाले निर्णय होते हैं तो बड़ा सजग होता है सुप्रीम कोर्ट और संविधान का दायरा दिखा देता है कि संविधान के ये कलमे के मूलभूत अधिकारों का जहां हनन हो रहा है, ऐसे बिलों को पारित नहीं उनका जावे बोलता है और सरकार को बर्खास्त भी करने का मौका नहीं छोड़ता। देखो, ये भी सुप्रीम कोर्ट को पावर है। तो अगर वह पावर इस्तेमाल करेंगे तो ऐसी आशा सबको लोग कर रहे हैं, लेकिन मुझे रंच मात्र भी आशा नहीं, उम्मीद नहीं। तो क्या ये आंदोलन और कब तक इसी तरह करना पड़ेगा? ये आंदोलन की 100 सालों से कंटिन्यूटी चलती रहेगी, इसलिए धरना आंदोलन पहले शुरू में एक अनशन, आमरण अनशन ये भिक्षुओं का मार्ग नहीं है। देखा, ये केवल धरना आंदोलन शुरू कर चलती रहेगी, तो ये चलता रहेगा। एक तरफ हम लोग देख रहे हैं विपक्ष में जो बैठे हुए नेता लोग हैं, देखिए एक नहीं 13 वहां पर विपक्ष में दिल्ली में बैठे हुए 13 लोगों ने खड़े होकर के समर्थन किया, लेकिन चर्चा पर अभी तक बिल नहीं आया। यहाँ तक कि बिहार के विधानसभा में भी 12-13 जो एमएलए वो खड़े होकर के उन्होंने भी बात रखी, लेकिन अभी तक के चर्चा के लिए नहीं रखा। इसका मतलब सीधा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के इस आंदोलन को कुचलना चाहती है और ये जो 12-13 तारीख को जो हादसे हुए वो कुचलने का ही तरीका है। जानबूझकर वहाँ राज्यपाल को भेज करके जानबूझकर, कितना अच्छा पद है तो, लेकिन बवाल हो गया। वहाँ स्वयं जाकर के भगवान की बुद्ध की मूर्ति पर कपड़ा ढांक करके वहाँ लिंट पिंड समझ करके पूजा की गई उनके हाथों से।
उनकी निंदा करता हूँ। और जो हमलावर हुए, ये लोगों के जिंदाबाद जिंदाबाद, राम वहाँ पर राम की लहर चली तो जानबूझकर किया हुआ वह हमला, ये समझना चाहिए। जो भी लोग जय भीम बोले तो वो तो प्रतिकार करेंगे, लेकिन उन पर ही केस डाल करके उनको ही लाठी काटी, उनको ही पकड़ा गया, उन पर लाठी चार्ज किया गया। यहाँ तक कि विनाचार्य भला श्रवण हो, लेकिन वो कहाँ कुछ लड़ाई कर रहा था, लेकिन कानूनों के दायरे में चल रहा था हो, लेकिन बेशर्त उसको कहीं क्या क्या कलम लगा करके उसको बंद करवा दिया। वो कुचल डालने की ये कोशिश है। तो हम चाहते हैं कि ये सारे उसकी बेशर्त रिहा हो जाए, और वो जो भी अलग अलग हम जो हमला हुआ उसका निषेध करता है और उसका न्यायालयीन चौकसी इंक्वायरी हो जाए और न्याय मिले। लेकिन जिस तरीके से ये सरकार किसी भी तरह से किसी की बात नहीं मानती है, जुमला वाली सरकार क्या बात मानेगी? तो बात मानने के लिए नहीं, वो अपनी मुजोरी करेगी। तो इस तरह के आंदोलन का क्या असर होगा? आंदोलन का असर नहीं होगा, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट भी खरीद लिया है। आंदोलन के बाद में इतना विश्व में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, तालुका जिले लेवल पर कितनी बड़ी बड़ी रैलियां हुई, लेकिन कुछ सरकार बोलना नहीं चाहती, जानबूझकर नहीं बोलना चाहती, भटकाना चाहती है, और अपने अपने बीच में तिरंगा लगा करके बीच बीच में ऐसे आपस में फूट डाल करके वो राज करना चाहती है। इसलिए वो लोगों को अरे विनाचार्य ये वो लामा इनके बीच में फ्रैक्शन हो गई, वो फ्रैक्शन सेकेंडरी है, कुछ नहीं है, वो अपने आप डिलीट हो जाएगी। देखिए आंदोलन चलता रहेगा, लेकिन अभी भी आंदोलन बर्बरता पूर्वक कुचलने की तैयारी चल रही है उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट की और राज्य सरकार। उनको हटाओ शासन प्रशासन से, और क्योंकि कांसीराम साहब ने बोला था महाबोधि मुक्ति आंदोलन के बारे में, पत्रकारों ने पूछा था कि कांसीराम साहब को कि आप भाई महाबोधि मुक्ति आंदोलन के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? तो सामने बोले कि कांसीराम साहब ने बोला, माननीय कांसीराम साहब ने, कि भाई जो दिल्ली में बैठे हैं जो पंडित, उनको भगाओ। तो यहाँ महाबोधि मुक्त विहार के जो बैठे हैं बीटी एक्ट में जो कार्यकारी जो बमन बैठे हैं, वो अपने आप भग जाएंगे। तो हमने पैरेलल ये भी चलाना चाहिए, ताकि आपको एक बात बताता, 14 साल जो है मराठवाड़ा विद्यापीठ नामांकन को लगाए, और देना पड़ा नामांकन। क्यों देना पड़ा? मजबूर होके। वो तुम्हारे आंदोलन से नहीं हुआ, वो जो हुआ है कांसीराम साहब ने जो अपनी लहर जो है उत्तर प्रदेश में चलाया, पंजाब में विपक्ष में लाया, और उत्तर प्रदेश में सरकार आई बीएसपी की, बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई, और साथ में जो सरकार आने के बाद में कांग्रेस चौथे 13 तारीख की शाम को भंते विनाचार्य जी को फोन आता है कि महाबोधि महाविहार में कुछ महिलाओं के ऊपर मारपीट हो रही है। तो भंते विनाचार्य और मैं वहां पर उस वक्त गए। उसी के बाद वहां पर हमने एसएचओ से बातचीत की, और उनके जो मारपीट कर रहे थे, बीटीएमसी के जो कर्मचारी मारपीट कर रहे थे, उनके खिलाफ एफआईआर करने के लिए कहा। उसके बाद जब हम धरना स्थल पे पहुंचे, तब हमें आकाश लामा जी ने कहा था कि आप पेंडोल के पीछे चले जाइए। तब हमारा उस वक्त यही कहना था कि आप कुछ महिलाओं के साथ मारपीट हुई है, तो आप उन महिलाओं को लेके एफआईआर दर्ज कराइए। बट आकाश लामा जी ने उस वक्त एफआईआर दर्ज न कराते हुए भंते विनाचार्य को ही फंसाया ये, और उसी के उपलक्ष्य में आज भंते विनाचार्य जेल में है, और उन्हीं के लिए आज सारी जनता यहाँ पर ये धरना आंदोलन कर रही है। आप ऐसे कैसे आरोप लगा सकते हैं आकाश लामा जी की, क्योंकि कहीं तो भी इस आंदोलन की शुरुआत तो उन्होंने ही की है। आकाश लामा जी का पिछले जो ये आंदोलन में जो भूमिका दिख रही है, 9 तारीख को सबसे पहले उन्होंने धरना सस्पेंड किया। 12 तारीख को जब भंते विनाचार्य ने एक वहां पर एक कार्यक्रम नियोजित किया था कि 12 तारीख 12 लाख लोग एक साथ चलो बोध गया, उस कार्यक्रम को भारत भर से लोग वहां पर प्रतिसाद दे रहे थे। छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, नागपुर, महाराष्ट्र, सभी तरफ से वहां पर एक साथ लोग आ रहे थे। बट उस कार्यक्रम का नियोजन ना करने देना, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये कार्यक्रम अगर सक्सेस होता है तो भंते विनाचार्य इस आंदोलन के उभरते हुए नेता बन जाएंगे। 13 तारीख की शाम को भंते विनाचार्य जी को फोन आता है कि महाबोधि महाविहार में कुछ महिलाओं के ऊपर मारपीट हो रही है। तो भंते विनाचार्य और मैं वहां पर उस वक्त गए। उसी के बाद वहां पर हमने एसएचओ से बातचीत की, और उनके जो मारपीट कर रहे थे, बीटीएमसी के जो कर्मचारी मारपीट कर रहे थे, उनके खिलाफ एफआईआर करने के लिए कहा। उसके बाद जब हम धरना स्थल पे पहुंचे, तब हमें आकाश लामा जी ने कहा था कि आप पेंडोल के पीछे चले जाइए। तब हमारा उस वक्त यही कहना था कि आप कुछ महिलाओं के साथ मारपीट हुई है, तो आप उन महिलाओं को लेके एफआईआर दर्ज कराइए। बट आकाश लामा जी ने उस वक्त एफआईआर दर्ज
लालच न कराते हुए बनते विनाचार्य को ही फंसाया ये, और उसी के उपलक्ष्य में आज बनते विनाचार्य जेल में है और उन्हीं के लिए आज सारी जनता यहाँ पर ये धरना आंदोलन कर रही है। आप ऐसे कैसे आरोप लगा सकते हैं आकाश लामा जी की, क्योंकि कहीं तो भी इस आंदोलन की शुरुआत तो उन्होंने ही की है। आकाश लामा जी का पिछले जो ये आंदोलन में जो भूमिका दिख रही है, 9 तारीख को सबसे पहले उन्होंने धरना सस्पेंड किया। 12 तारीख को जब बनते विनाचार्य ने एक वहां पर एक कार्यक्रम नियोजित किया था कि 12 तारीख 12 लाख लोग एक साथ चलो बोध गया, उस कार्यक्रम को भारत भर से लोग वहां पर प्रतिसाद दे रहे थे। छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, नागपुर, महाराष्ट्र सभी तरफ से वहां पर एक साथ लोग आ रहे थे, बट उस कार्यक्रम का नियोजन ना करने देना, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये कार्यक्रम अगर सक्सेस होता है तो बनते विनाचार्य इस आंदोलन के उभरते हुए नेता बन जाएंगे। उनको शोभा देता है क्या महिला के ऊपर हाथ उछलना? आपके ऊपर भी हाथ उठाया गया? हाँ? आपके ऊपर भी हाथ नहीं, लेकिन हमारे साथ में थे, उनके ऊपर तो हाथ उठाए ना, लेकिन वो शोभा देता है क्या उनको? तो हाथ उठाने वाले पुरुष थे, महिला थे? पुरुष थे। महिला कहाँ थी वहाँ? महिला थी ही नहीं, सिर्फ पुरुष थे वहाँ डंडे लेके। हे महाराजींना जेव्हा मारण्यात आलं तेव्हा आम्ही तिथेच होतो आणि सर्वजण नारे पण देत होतो, पण अचानक कुठून गुंड आले माहित नाही, त्या लोकांनी कुठून बोलवले तर, आणि आम्हा सर्वांना एजेड लोक होते तिथे आणि जे काही म्हणजे माणसं बाया जे काय होते त्यांना मारणं सुरू केलं आणि तिथे जे लहान लहान स्तूप होते ते सगळे तुटले तिथे। आम्ही तिथे ठेवले ते स्तूप उचलून आणि सर्व ढकल एकामेकाच्या अंगावर असं पडणं झडणं सर्व सुरू होतं। तेवढ्यात आम्ही बाहेर आलो, आमच्या लॉकर मधनं मोबाईल काढले आणि पटापट ते व्हिडिओ काढून म्हणजे आम्ही हे शेअर केला आणि तिथले जे माणसं जे लाईन मध्ये लागले होते सर्वांना आम्ही सांगितलं की आतमध्ये असं असं होऊन राहिलं, तर ते माणसांनी म्हटलं काय होऊन राहिलं काय नाही। आम्ही सर्वांना गोळा केलं, सांगितलं की तिथे आतमध्ये या प्रकारचं काही होऊन राहिलं, अनुचित प्रकार होऊन राहिला। मग ते सर्व आतमध्ये गेले आणि मग विनाचार्य बंतीजींना यायला थोडा वेळ झाला आणि मग ते आले आणि सर्व शांतीने म्हणजे शांतताईकडे सर्व शांत झाले आणि अचानक मग जय श्रीरामचे नारे सुरू झाले। तिथे काही गुंड प्रवृत्तीचे लोक पण होते, तिथं 20-25 लोक होते तिथे आणि असं म्हणजे काही समजतच नाही होतं की कोण कुठे आहे काय आहे, सर्व असं घेरल्यासारखं वाटत होतं। अशी फिरवत होते। आम्ही म्हटलं की आमच्या बुद्धाजवळ असं चालत नाही, वंदना चालतो, तर हे कशाला हे आणत आहे? तर तिथे पण आम्हाला का नाही तर पोलीसवाले आले ना आम्हाला दाटलं आणि धक्काबुक्की केली। मी तर बसून गेली होती तिथे, मला तर 4 लेडीज पोलीस पकडायला आले होते तिथे। तर तिथे पण खूप आम्हाला ढकल केलं आणि बाबासाहेबांचे आम्ही नारे केले ना, कोण होय बाबासाहेब आम्ही ओळखत नाही म्हटलं त्यांनी। मी म्हटलं कोण होय? आपला बाप होय म्हटलं आमचा, एवढ्या देशाचं संविधान हे केला म्हटलं, तर हे कायच्यावर चालून राहिले तुम्ही? हे वर्दी घालून आता कोणापासून घालून राहा? बाबासाहेबापासून। हे ड्युटीवर करून ते कोणापासून? बाबासाहेबापासून। हे तर बाबासाहेबाला ओळखा नाही म्हटलं तुम्ही, तर काहून बाबाचं नाव घेता म्हणून आम्हाला धक्काबुक्क केलं तिथं। आम्ही तिथेच होतो, मी तर वरती होती वाटल्यास, ते चुन्या वगैरे घालून दिल्या होत्या भगवान बुद्धाच्या मूर्त्यांना। आम्ही म्हटलं हे काय आहे? तर 5 पांडव आहे म्हणत होते। मी म्हटलं 5 पांडव आहेत काय? हे तर भगवान बुद्धाच्या मूर्त्या आहेत, तुम्ही 5 पांडव केले का यांना? तर आमच्या सोबत खूप धक्काबुक्की केलं होतं। ते तिथे डीएम मॅडम पण आले होते, तर डीएम मॅडमला सांगितलं की यांनी आम्हाला सर्वांनी मारलं बा म्हणून, तर ते पोलीसवाल्यांना म्हटलं हे सरांनी पण मारलं, तर ते डीएम मॅडम समोर त्यांनी म्हटलं की हा मी मारलं तुम्हाला, परी त्या डीएम मॅडमनी काही नाही म्हटलं ना, आम्हाला असे जा म्हणायला लागले। लेडीज डीएम मॅडम आलेले होते आतमध्ये। आम्ही दोघी बाहेर निघालो आणि बाहेर येऊन मग ते व्हिडिओ बनवलं। मग तेव्हा ते विनाचार्य भंतीजी आले, त्यांनी सगळ्याला समजावलं। सर्वात आधी आम्ही तो व्हिडिओ सुलेखाताईला पाठवला, पण सुलेखाताईनं त्याच्यावर एक उत्तर पण दिलं नाही आम्हाला। असं आमच्या सोबत इथे हे झालं। त्याच्यानंतर आम्ही धरणस्थळावर गेलो। मी बिहारच्या बी पोलिसांना प्रश्न केले की तुमच्या बिहारचे लोक येऊन आमच्या महाराष्ट्रात पोट भरतात, तर आम्ही त्यांच्यासोबत असंच वागतो का की जे आम्ही महाराष्ट्रातले आले तर तुम्ही दंडे घेऊ मारायला येता? हे तुमच्या बिहारचं शासन आहे का? तुमची गरिबी आहे तर त्या नितीश कुमारला दिसत नाही का? तर तुम्ही इथे येऊन महाराष्ट्रात येऊन आपले पोट भरता, आपला परिवार
चालवता आणि बिहारचे आणि महाराष्ट्रातले एक दिवस येतात तिथे तर तुम्ही दंड मारायला काढतात हे आम्ही पोलिसांना असं म्हटलं त्या दिवशी तिथे. याच्यामध्ये काही चुकी नाही, सर्व पूर्ण खरं आहे दादाने लिहिलेलं. हे सर्व आमच्या संग घडलेलं आहे. आम्ही आमचा सर्वांचा जन्म महाराष्ट्रामधला आहे. आम्ही महाराष्ट्रीयन स्त्रिया आहोत. आम्हाला महाराष्ट्रीयन प्रशासनाला हा प्रश्न विचारायचा आहे की आम्ही आता लाडल्या बहिणी राहिलेलो नाही काय? महाराष्ट्र प्रशासनानं आमची कोणाचीच विचारपूस केलेली नाहीये. तर आमची त्यांच्याकडे एकच मागणी आहे की त्यांनी बिहार सरकारने आमची महाराष्ट्रीयन महिलांची माफी मागावी आणि दुसरं म्हणजे विनाचार्य बंतीजींना मुक्त करावे आणि महाबोधी महाविहार हे बुद्धांच्या स्वाधीन करावं. पहला वो प्रत्यक्षदर्शी है जिन्होंने जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ या फिर जो वहाँ पर लोगों को मारा गया पीटा गया, ये सारी वो महिलाएं प्रत्यक्षदर्शी। कुछ और भी लोगों से जानने की बात करते हैं। ये महाबोधि महाविहार जो आंदोलन शुरू था उसमें बंटी विनाचार्य जी को कुछ षड्यंत्रकारियों ने वहाँ उन्हें फंसाया। जब वो घटना घटी उस समय वहाँ नहीं थे और उनके ऊपर में अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाए। 303 के जो एक्ट होता है वो अटेम्प्ट टू मर्डर है। वो इतना गंभीर आरोप उन पे लगाया और उन्हें जेल में डाल गया। तो हमारा ये कहना है कि भिक्षु बनते ये इस तरीके के जो कृत्य कर नहीं सकते, इस तरीके की घटना कर नहीं सकते और उन्हें जानबूझ के फंसाया जा रहा है। उनकी रिहाई के लिए आज हम लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन रखे और ये धरना प्रदर्शन के बाद और हम बड़ा आंदोलन करने वाले और एक बड़ी सभा करने वाली है। और हम ये चाहते हैं कि भले बनते विनाचार्य जी बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद में फिर हम एक अपनी प्लानिंग के साथ में फिर ये आंदोलन को फिर से हम लोग आंदोलन को खड़ा करेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे इस बार। और दिल्ली में आंदोलन करने की हमारी प्लानिंग शुरू है। तो जैसा भी होता है बंटी जी आने के बाद में एक मीटिंग ली जाएंगे, मीटिंग के माध्यम से आंदोलन को फिर से खड़ा किया जाएगा। तो भंते जी की रिहाई एकमात्र उद्देश्य इस आंदोलन का है। यह आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा, यह आंदोलन कब तक चलता रहेगा ये तो बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अब तो सारे लोगों ने ये ठान लिया है कि जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त ना हो जाए, उन पंडों के हाथों से मुक्त ना हो जाए, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। इस आंदोलन के बारे में और भी हम लोग विस्तृत आपको बताते रहेंगे। जब इस तरह के आंदोलन नागपुर शहर में और भी जगह चलते रहेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे आवाज इंडिया की ओर से इन सारे आंदोलनों को आप तक पहुंचाने की। तब तक देखते रहिए आवाज इंडिया टीवी और जुड़े रहिए आवाज इंडिया टीवी के साथ।